5, 4, 3, 2, 1. 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 में अमेरिका के स्टेट न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में एक बॉम्ब फटता है। लेकिन ये कोई आम बॉम्ब फटने वाला सीन नहीं था। ये पहली बार था कि जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही थी। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर इस धमाके को देखकर शॉक रह जाते हैं। उन्होंने उम्मीद की थी कि इस धमाके का साइज करीब 0.3 किलोटन ऑफ TNT के करीब होगा, लेकिन एक्चुअली में ये धमाका उनकी सोच से 50 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इस धमाके की शॉक वेव्स करीब 160 किलोमीटर दूर तक महसूस की गईं और इस धमाके से बनने वाला बादल करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। इस कहानी के मेन किरदार ओपेनहाइमर थे। कैसे उन्होंने ये बॉम्ब डेवलप किया और इस बॉम्ब को डेवलप करने के पीछे क्या रीजंस थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर सरमा सलमान और मैं अपने इस चैनल की एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। YouTube के एल्गोरिथम के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जा सके। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। साल 1904 में वो एक जर्मन जूइश फैमिली के यहाँ पैदा हुए और वो बचपन से बहुत ही जीनियस थे। करीब 10 साल की उम्र तक उन्हें हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। 1922 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया और वो वहाँ जाते ही बीमार पड़ जाते हैं। तो वो 4 साल की डिग्री 3 सालों में कंप्लीट करते हैं और अपनी ही क्लास के साथ ग्रेजुएट होते हैं और मजे की बात है उस क्लास में टॉप भी करते हैं। और हार्वर्ड में वही चीज़ फील करते हैं कि उन्हें इन सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मज़ा फिजिक्स पढ़ने में आया। उनका असल शौक फिजिक्स में था। पर्सनली में वो थोड़े से इंट्रोवर्ट्स इंसान थे। वो चेन स्मोकर थे और उन्हें अपनी हेल्थ की कोई परवाह नहीं थी और सिर्फ पढ़ने का शौक था। वो फुली फोकस्ड अपनी पढ़ाई पे थे और उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके आसपास में हो क्या रहा है। अभी तक इनका एटम बॉम्ब से दूर दूर तक कोई सीन नहीं था। लेकिन वहाँ जर्मनी में हिटलर का राज शुरू होता है और हिटलर अपने कुछ जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब बनाने का टास्क देता है। अब यहाँ एंट्री मारते हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक खत लिखते हैं कि हमें भी कोई ऐसा पावरफुल बॉम्ब बनाना चाहिए वरना हिटलर हम सब पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का ये लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट फौरन एक्शन लेता है और अपने साइंटिस्ट को ऑर्डर करता है कि फौरन एटॉमिक बॉम्ब पे रिसर्च शुरू की जाए। और इस तरह ओपेनहाइमर का फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बनने का रास्ता शुरू होता है और इस पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एटम बॉम्ब कभी बन ही ना पाता अगर आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को हाथ ना लिखता। और मजे की बात है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले साइंटिस्ट को ऑर्डर किया जाता है कि खुद आइंस्टाइन को कोई चीज बताई ना जाए। और इस मिशन के दौरान एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। 7 दिसंबर 1941 1941 जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बन जाता है। और यूं प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका जापान और जर्मनी के खिलाफ अलाइड पावर का हिस्सा बनेगा। लेकिन अब इस वक्त साफ हो चुका था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ये मिशन अब एक साइंटिफिक मिशन नहीं बल्कि मिलिट्री मिशन बन चुका था। और अमेरिका इस मिशन में तकरीबन $2.2 बिलियन खर्च करता है, जो कि आज की इन्फ्लेशन के मुताबिक $24 बिलियन बनता है। 17 सितंबर कर्नल रिचर्ड ग्रूव को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाता है और वो फैसला करते हैं कि ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट को छुपाने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन डिसाइड की जाती है और इसे सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि पूरा शहर ही इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। कुछ सीनियर मेंबर्स ओपेनहाइमर पर शक करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन पे किया था, क्योंकि उनके कई दोस्त, उनकी बीवी, उनके भाई अभी भी हार्डकोर कम्युनिस्ट थे। अमेरिका को डर था कि इन्हीं कम्युनिस्ट की वजह से अमेरिका को कोई नुकसान ना हो और कर्नल ग्रूव्स ने पर्सनल लेवल पर जाकर ओपेनहाइमर की फेवर की और उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि ओपेनहाइमर के बगैर ये प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जाता है और इस तरह एटॉमिक बॉम्ब बनाने का मिशन सक्सेसफुल होता है और एटम बॉम्ब बन जाता है। ओपेनहाइमर इंसिस्ट करते हैं कि इस बॉम्ब को टेस्ट करना जरूरी है, जबकि कर्नल ग्रूव्स कहते हैं खास जरूरी नहीं है। लेकिन ओपेनहाइमर अपनी जिद पर कायम रहते हैं और कर्नल ग्रूव्स को आखिरकार एग्री करना पड़ता है। इस बॉम्ब को उस वक्त गैजेट नाम दिया गया और न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में इसे ड्रॉप किया जाता है। साइंटिस्ट ने इस गैजेट को 100 फीट के ऊपर एक स्टील टॉवर के साथ फिक्स किया था और 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 पर इस बॉम्ब को चलाया जाता है। जैसा मैंने वीडियो की शुरू में बताया था कि ओपेनहाइमर के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उनकी सोच से 50 गुना ज्यादा इस बॉम्ब ने तबाही मचाई। जिस स्टील टॉवर के ऊपर इससे चलाया गया वो पूरी तरह इवेपोरेट हो गया। ओपेनहाइमर ने इस ब्लास्ट को देखकर ये लाइंस बोली, और इस टेस्ट को नाम दिया जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। इस टेस्ट को भी 1 महीना नहीं हुआ था तो अमेरिका ने पहला एटम बॉम्ब, जिसे लिटिल बॉय कहा गया, वो हिरोशिमा पर ड्रॉप किया जाता है।
दिन के बाद एक और बॉम्ब जिसे फैट मैन नाम दिया जाता है नागासाकी पर चलाया जाता है। इन दोनों बॉम्ब्स के असर में करीब 2.5 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 6 दिन के बाद जापान ने अपने हथियार डाल दिए और यूं ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट की वजह से अमेरिका बहुत खुश हुआ होगा और ओपेनहाइमर को नोबेल प्राइज मिला होगा, मगर ऐसा होता नहीं। ओपेनहाइमर ने शुरू में बहुत अफसोस का इजहार किया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों लोगों की जान गई। इस वाकये ने बुरी तरह शौक पहुंचाया। वो पूरी तरह अंदर से टूट चुके थे और अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं और इस वजह से ओपेनहाइमर अमेरिका का एक बहुत बड़ा सासा बन जाते हैं। पूरी अमेरिका की इंटेलिजेंस ओपेनहाइमर पर नजर रखना शुरू करती है और फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अपने एटॉमिक बॉम्ब के धमाके पूरी दुनिया को सुना दिए और सब ने ओपेनहाइमर पर शक किया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी बीवी कम्युनल पार्टी की मेंबर्स थी और ओपेनहाइमर पर यूं सोवियत यूनियन का एजेंट होने का इल्जाम लग जाता है। वो अपनी बात पर कायम रहते हैं कि वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आता है और यूं उनके सारे राइट्स ले लिए जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन और साइंटिस्ट कम्युनिटी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता और यूं ओपेनहाइमर अपनी बाकी की जिंदगी खामोशी से गुजारते हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर रहते हैं। करीब 7 साल के बाद 1961 अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी ओपेनहाइमर को एक ऑफर देते हैं कि वो फ्री एंड फेयर ट्रिब्यूनल बनाएंगे जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको वापस मिल सकेगी, लेकिन ओपेनहाइमर इस ऑफर को इनकार कर देते हैं। JF कैनेडी जानते थे ओपेनहाइमर बेकसूर हैं और वो अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड ओपेनहाइमर को देते हैं, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें कैंसर डायग्नोज होता है और वो दुनिया से चल बसते हैं। उनकी एशिज को यूएस के एक बीच पर बहा दी जाती है और आज उस बीच का नाम ओपेनहाइमर बीच है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पहले की तरह इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर पसंद आई तो इससे पहले मैंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों पर एक वीडियो बनाई थी, उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।